लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम के लिए, वनपाल के लिए, वन रक्षक के लिए, पुलिस के लिए और इसके अलावा आरएएस एसआई जहां भी जनरल साइंस आती है, वो भी चाहे आपके फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर हो, तो जनरल साइंस के अंदर हम बात कर रहे थे बायोलॉजी का जो पोर्शन मेनली पूछा जाता है उसके ऊपर। और हमने एलडीसी के सिलेबस के अंदर देखा था कि आनुवंशिकी से संबंधित जो सामान्य शब्दावली है, यानी जनरल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू जेनेटिक्स, उसके बारे में बात करी थी। फिर मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों के बारे में, फिर गुणसूत्रों की संरचना के बारे में और मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में हमने बात करी थी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं उनके बारे में, कि आखिर ये न्यूक्लिक एसिड होते क्या हैं और इनके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल, मतलब इनकी संरचना वगैरह, इनके अंदर आने वाले जितने भी टाइप्स वगैरह है वो सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसकी खोज वगैरह किसने करी थी, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और जिस जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। आज के बाद में फिर न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी है, यदि आपने ये क्लास पूरी एंड तक देखी है तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड की। तो बेसिकली ये होता क्या है? ये एक ऐसा कंपाउंड है या ऐसा यौगिक होता है जो कि आपके जो आनुवंशिक सूचना होती है, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है, उनको बचा कर रखता है, यानी परिरक्षित करता है। और फिर उनको कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसका अनुलेखित और अनुवादित, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन करते हुए जो है ये काम किया जाता है। उसी को ये पूरा कौन करता है? न्यूक्लिक अम्ल करते हैं। इसके बारे में अपन अभी जब आगे ये पढ़ेंगे ना, ये देखिए ये वाला बताया है मैंने, ये प्रोटीन संश्लेषण का जो केंद्रीय सिद्धांत है उसके अंदर भी इस न्यूक्लिक अम्ल की बहुत बड़ी जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बारे में अपन जब वो पढ़ रहे होंगे तब बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है न्यूक्लिक अम्ल की आप डेफिनेशन लिख लेंगे, यानी न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन। तो वे यौगिक जो आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन, आनुवांशिक सूचनाओं को परिरक्षित करते हैं एवं कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का अनुलेखित व अनुवादित करते हो। समझ में आ गई बात? तो ये ऐसे यौगिक है जो एक तो क्या करेंगे कि आपके जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं उनको परिरक्षित करते हैं और कोशिकाओं के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उनके संश्लेषण की प्रक्रिया का अनुलेखन और अनुवादित करते हैं। ठीक है, ये जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ये एक बायोपॉलीमर होते हैं। तो आप लिखेंगे यह जैव बहुलक होते हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड
टाइड्स जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइडों के पॉलीमराइजेशन यानी बहुलकीकरण से बनते हैं, बहुलीकरण से बनते हैं। समझ में आ गई बात। तो बहुलक क्या होता, किसके बहुलक हैं ये? तो अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लिक एसिड किसका बहुलक है, तो ये होता है न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनके बहुलीकीकरण, यानी कि आप ये कह सकते हो पॉलीमराइजेशन होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। उन न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड, इसीलिए न्यूक्लिक एसिड एक बायोपॉलीमर कहलाते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो Na न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के, कितने प्रकार के हैं ये? दो प्रकार के हैं। और इनके दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला आपके आ जाता है प्रकार, इसके अंदर ये एजिटी जैसे बना देना तो आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रहेगा कि पहला तो आ जाएगा आपके DNA, ये इसके बारे में फुल फॉर्म वगैरह भी लिखवाएंगे। और दूसरा आ जाता है RNA। DNA क्या है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और अगर आपसे पूछा जाए RNA क्या है, तो RNA है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। समझ में आ गई बात, या राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए, तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो फुल फॉर्म लिख सकते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर बहुत आसान क्वेश्चन पूछना होगा तो यही पूछ लेंगे कि DNA की फुल फॉर्म बता दो या RNA की फुल फॉर्म बता दो। DNA की क्या हो जाएगी? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और अगर राइबो न्यूक्लिक एसिड है तो आप कहोगे RNA। समझ में आ गई बात, क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे जो दोस्तों ये न्यूक्लिक एसिड है ये किस रूप के अंदर पाए जाएंगे? तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिए यह, यानी न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं, समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं इस DNA और RNA की। तो पहला वाला आपके आ जाता है DNA, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। चलो अब पहले इंग्लिश में लिखवाया था, अब हिंदी में लिख लो। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? तो यह दोस्तों आपके एक तो कोशिका के केंद्रक में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा आपके आ जाता है DNA के अलावा, वो आ जाएगा RNA। क्या आ जाएगा? RNA, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक अम्ल,
ठीक है, क्या है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो ये राइबोज न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। तो देखो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो बेसिकली न्यूक्लिक अम्ल वो कंपाउंड होते हैं जो आनुवंशिक सूचनाओं को परिरक्षित करते हैं, और जब आपके कोशिकाएं हैं उनके अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो उसमें अनुलेखित और अनुवादित करते हैं। ये एक जैव बहुलक होते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण से बनते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, फिर अपन ने बात करी कि न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में तो ये पाए जाएंगे, और डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल यानी यह एक जो है आपके केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है, जबकि आरएनए आपके जो है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए, समझ में आ गई ना बात। चलिए अब आप एक यहाँ पर नोट पॉइंट डाल करके लिखेंगे जो कि अपने काम का है। ठीक है, ये नोट पॉइंट अपने काम की चीज है। तो नोट पॉइंट में आप लिखेंगे कि ये जो अपना आरएनए है यानी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है, ये कुछ पादप विषाणुओं कुछ पादप विषाणुओं जैसे कि उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं टीएमवी और पीले मोज़ेक विषाणु। ठीक है, पीले मोज़ेक विषाणु जो है वो, उसके अलावा आपके ये जंतु वायरस में भी पाया जाता है। जंतु वायरस में आप एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा के बाद में आप क्या आ जाता है, पोलियो विषाणु। क्लियर है, इनमें ये पाया जाता है। और यह जो है दोस्तों जनरली यह जंतु और पादप विषाणुओं में एकल सूत्रीय होता है। ठीक है, एकल सूत्रीय होता है, परंतु पादपों में द्विसूत्रीय नॉन हेलिकल यानी अकुंडलित। ठीक है, हेलिकल नॉन हेलिकल का मतलब होता है अकुंडलित रियो विषाणु पाया जाता है। ये एक एक्सेप्शन के रूप में कह सकते हैं, या ऐसा भी देखा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि एकल सूत्रीय ही हो। ये हम इस पॉइंट से समझाना चाह रहे हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप क्या याद रखेंगे,
कि कुछ पादप विषाणु जैसे कि टीएमवी है, पीले मोजेक विषाणु है, जंतु वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा है, पोलियो विषाणु है, इनके अंदर तो ये पाया जाएगा आरएनए। और ये जंतु और पादप में जनरली एक सूत्रीय होता है, परंतु पादपों में ही द्विसूत्रीय नॉन हेलिकल रियो विषाणु एक पाया जाता है जिसके अंदर आरएनए द्विसूत्रीय होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है कि एक सूत्रीय किसमें होगा और द्विसूत्रीय किसके अंदर होगा। यही बात आप लोगों को याद रखनी है। इसके अलावा सभी जीवों में जो है लगभग आपके आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या मिलेगा दोस्तों? तो उसमें आपको जो है मिलने वाला है क्या? अरे भाई क्या मिलेगा बताइए जल्दी से? डीएनए। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए अब बात करते हैं हम इसके बारे में आगे। उससे पहले एक शायद हमारा पॉइंट रह गया है कि भाई ये न्यूक्लिक अम्ल जो थे इनकी खोज किसने करी है। तो ये आप यहाँ लिख सकते हैं, आप यहीं पर लिख लीजिए साथ में कि खोज। तो जो न्यूक्लिक एसिड है, जो न्यूक्लिक अम्ल है, इनकी सबसे पहले जो खोज की गई थी वो एक आपके मिसलर थे, जी मिसलर, उनके द्वारा की गई थी। पीयूएस कोशिकाओं के केंद्रक से पृथक किए गए थे वहां से फिर। और जो अल्टमान है उनके द्वारा न्यूक्लिक अम्ल दो तरह के होते हैं उसकी उपस्थिति को खोजा गया था। तो न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने करी थी? तो आप ये कह सकते हैं जी मिसलर ने। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये दो प्रकार के होते हैं, ये खोज किसने करी थी? तो ये खोज की गई थी आपके अल्टमान के द्वारा। समझ में आ गई बात? किसने करी थी ये खोज? अल्टमान ने इसकी खोज करी थी। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। समझ में आ गई बात? ठीक है। चलिए तो हमने ये समझ लिया कि भाई हमारे पास में न्यूक्लिक अम्ल है क्या, न्यूक्लिक अम्ल कितने टाइप के होंगे और उसके बाद में ये किस में पाए जाएंगे उसके बारे में। अब आप लिखेंगे ये जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, इन न्यूक्लिक अम्ल की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है यानी प्राथमिक संरचना है उसके बारे में। तो आप लिखेंगे न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना, इनका प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल की जो प्राथमिक संरचना है वो न्यूक्लिक अम्लों के अंदर आपके 3 और एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यानी 3 यौगिक और इसके अंदर पाए जाएंगे जो अभी अपन आगे देखेंगे कि ये न्यूक्लिक अम्लों के अपघटन से पाए जाते हैं। ठीक है, वो अभी अपन देख रहे हैं आगे। लेकिन अभी आपको क्या याद रखना है कि आपका जो ये प्राथमिक स्ट्रक्चर है, प्राथमिक संरचना है, उसका मतलब क्या है। तो आप लिखोगे कि न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक अम्लों में शर्करा, शर्करा के बाद में आपका आ जाएगा फॉस्फेट, फॉस्फेट एवं इसमें नाइट्रोजनी सार भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजनी सार, नाइट्रोजनी सार, जिन्हें हम नाम दे रहे हैं ऑर्गेनिक बेस यानी कार्बनिक सार, उनको नाम दे रहे हैं। तो ये सभी जिस क्रम में जुड़े होते हैं, जिस ऑर्डर में जुड़े होते हैं, जिस क्रम में जुड़े रहते हैं उसे न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक संरचना कहते हैं, प्राथमिक संरचना कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड का मतलब है न्यूक्लिक एसिड की प्राथमिक संरचना का मतलब क्या है? तो न्यूक्लिक अम्लों में जो शर्करा है, फॉस्फेट है और जो नाइट्रोजनी सार है, इन तीनों के बारे में भी अपन आगे पढ़ रहे हैं। ये जिस ऑर्डर में जुड़े रहते हैं ना, उसे ही आप जो है न्यूक्लिक एसिड की प्राथमिक संरचना कहते हो। ठीक है। अब ये जो है न्यूक्लिक अम्ल होते हैं दोस्तों,
अब ये सिर्फ सुनना है आपको कि ये जो न्यूक्लिक अम्ल है, ये हमने लिया सपोज करो एक न्यूक्लिक एसिड। इस न्यूक्लिक एसिड को आप क्या करोगे कि मंद परिस्थितियों के अंदर जल अपघटन जब करा देते हैं, यानी इसको जैसे ही आप सपोज करिए एक जल भरे हुए बीकर में डालोगे तो वो क्या होगा, अपघटित होगा, और अपघटित होकर के क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ से आपके न्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। क्यों, अरे न्यूक्लियोटाइड क्यों बनेगा, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के ही तो बहुलकीकरण यानी पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, और पॉलीमर का मतलब ही क्या होता है, एक जैसे और बहुत सारे मतलब कंपाउंड्स का जुड़ते जाना। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो आप जो है क्या कहोगे कि भाई जैसे ही हमने न्यूक्लिक अम्ल लिया, उसको जल में डाला, उसका अपघटन हुआ और न्यूक्लियोटाइड बन गया। ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड को वापस से जब आप इसको वापस जल में डाल दोगे तो ये जल में डालने के बाद ये अपघटित होकर के एक तो हमें दे देगा क्या, न्यूक्लियोसाइड देगा। ये न्यूक्लियोटाइड टूट करके हमें क्या देगा, न्यूक्लियोसाइड देगा। समझ में आई बात, क्या देगा, न्यूक्लियोसाइड देगा। और न्यूक्लियोसाइड के साथ साथ ये हमें फॉस्फोरिक अम्ल भी देगा। क्या देगा, फॉस्फोरिक अम्ल भी देगा। क्लियर है। तो एक तो क्या बनेगा, ये जल अपघटित होकर के आपके, तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड, और साथ में क्या बनेगा आपका फॉस्फोरिक अम्ल। अब जो ये न्यूक्लियोसाइड है, ये फॉस्फोरिक अम्ल तो अलग हो गया, ये तो फॉस्फेट चाहिए था, ये तो फॉस्फेट दे देगा। और ये जो न्यूक्लियोसाइड है इसे हमने वापस जल में डाल दिया, तो ये अब आगे जा कर के दो भागों में टूटेगा, जिसमें एक भाग इसका कहलाएगा शर्करा और दूसरा इसका जो भाग है वो होगा नाइट्रोजनी सार। क्या होगा, नाइट्रोजनी सार। समझ में आई बात, नाइट्रोजनी सार कैसे आएगा, समझ में आई बात। तो न्यूक्लिक एसिड लिया और न्यूक्लिक एसिड को क्या होगा, हम डाल देंगे जल में। जल में डालने पर वो मंद परिस्थितियों के साथ में जल अपघटित होगा, यानी अपघटित होना यानी टूटेगा। टूट करके वो हमें बना के देगा क्या, न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड है वो वापस आप जल में डाल दोगे तो ये आगे जाकर वापस दो भागों में टूटेगा, एक न्यूक्लियोसाइड और एक फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल से तो हमारे बन जाएगा फॉस्फेट, तो उसको तो कर दिया बाहर, बचा क्या, न्यूक्लियोसाइड। उस न्यूक्लियोसाइड को वापस डाला हमने जल में, तो वो दो भागों में टूट गया, शर्करा और नाइट्रोजनी सार। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो न्यूक्लिक अम्ल है उस न्यूक्लिक अम्ल को हम क्या करते हैं, जल अपघटन करवाते हैं, तो हमें 3 प्रकार के यौगिक मिलते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के यौगिक मिलते हैं। तो आप यहाँ लिख लोगे, न्यूक्लिक अम्ल है और न्यूक्लिक अम्ल के जल अपघटन से कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के यौगिक बनते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के जो यौगिक बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं, अरे वो कौन कौन से होंगे, तो एक तो हमारा शर्करा, दूसरा हमारा नाइट्रोजनी सार और तीसरा हमारा होगा फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट। तो आपको अगर पूछा जाए न्यूक्लिक अम्ल आपको दिया गया, आपने उसका अपघटन करवाया, बताइए क्या बनेगा, तो उससे 3 प्रकार के पदार्थ बनेंगे या यौगिक बनेंगे, जिसमें पहला होगा आपका क्या, तो पहला होगा शर्करा, फिर आपके बनेगा नाइट्रोजनी सार और आपके होगा फॉस्फोरिक अम्ल। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए
अब अपन बात कर लेते हैं एक एक की, यानी शर्करा की, नाइट्रोजनी सार की और फॉस्फेट की। तो अब सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे पेंटोज शर्करा। भाई शर्करा में भी अलग अलग टाइप आने वाले हैं, तो आप सबसे पहले लिखो पेंटोज शर्करा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो पेंटोज शर्करा है क्या आखिर में, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो चलो पेंटोज शर्करा, इसके अंदर आप लिखो कि डीएनए और आरएनए जो होते हैं उनका भी स्ट्रक्चर अपन आगे देखने वाले हैं। अभी सिर्फ आप ऐसे लिखिए कि डीएनए व आरएनए दोनों में 5 कार्बन युक्त, कितने कार्बन युक्त? 5 कार्बन युक्त शर्करा पाई जाती है। सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए, और 5 कार्बन है इसीलिए इसका नाम है पेंटोज शर्करा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है ना? तो पेंटोज शर्करा यानी कितने? 5 कार्बन युक्त शर्करा पाई जाती है। और डीएनए में तो इसका नाम क्या होगा, तो लिख लो डीएनए में बीटा D2 डीऑक्सी राइबो शर्करा, डीऑक्सी राइबो शर्करा, एवं जो आरएनए है उस आरएनए में कौन सा शर्करा पाया जाएगा, तो उसमें पाया जाएगा बीटा डी राइबोज। क्या पाया जाएगा? बीटा डी राइबोज शर्करा पाई जाती है। समझ में आ गई बात? शर्करा पाई जाती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो दोस्तों आपने देखा कि भाई हमने पहले बात करी कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर शर्करा, नाइट्रोजनी सार और फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट पाया जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि पेंटोज शर्करा, इसके अंदर जो है शर्करा उसकी बात की। भाई इसके अंदर शर्करा पाया जा रहा है तो पहले शर्करा की बात कर लेते हैं। तो शर्करा इनके अंदर जो पाया जाता है वो 5 कार्बन युक्त होता है, इसलिए इनका नाम हो जाता है पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा के अंदर जो डीएनए वाला शर्करा होगा उसका नाम तो होगा बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा, और आरएनए में जो होता है उसका नाम होता है बीटा डी राइबोज शर्करा। क्या नाम होता है? बीटा डी राइबोज शर्करा पाई जाती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? तो इन दोनों में डिफरेंस मैं बता देता हूं। तो इन दोनों में बेसिकली ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये दोनों शर्करा केवल जो है आप लिख लो कि ये दोनों शर्कराएं कार्बन 2 पर स्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में भिन्न होते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों शर्करा है ना आपके, कौन सा वाला? एक है बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा और एक है आरएनए में बीटा डी राइबोज शर्करा। इन दोनों शर्कराओं में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। इन दोनों शर्कराओं में एक ही फर्क है कि जो कार्बन 2 है उसके ऊपर ऑक्सीजन की उपस्थिति, एक जो आपका राइबोज है उसके अंदर होता है उपस्थित ऑक्सीजन कार्बन 2 पर, लेकिन जो डीऑक्सी राइबोज है यानी डीएनए है उसके अंदर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। अरे सर कहाँ ऑक्सीजन उपस्थित है कहाँ नहीं है? भाई स्ट्रक्चर बना भी दिखेगा। देखो ये अपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं और ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहले आप ऐसे स्ट्रक्चर बना देंगे,
फिर इसके अंदर अब जो है एक सेकेंड, ये देखिए, इसको येलो कलर लेते हैं तो दिखेगा, ये ऊपर नीचे है, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। अब इनका नामकरण कर देते हैं। तो इनके नामकरण में यहाँ पर है आपका ये OH, इधर ये नीचे है OH, इधर ये नीचे है OH और इधर ऊपर है CH2OH। क्या है? CH2OH, ठीक है। अब देखिए इनका नामकरण कैसे होगा। तो यहाँ पर ये होता है फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड कार्बन, ये है थर्ड कार्बन, ये है फोर्थ कार्बन, ठीक है, और लास्ट ये है अपना वाला फिफ्थ कार्बन। तो फोर्थ, ये 3 कार्बन, ये आपका 2 कार्बन और ये आपका फर्स्ट कार्बन। समझ में आ गई बात। तो इसके अंदर जो कार्बन 2 है ना, ये वाला कार्बन, यहाँ देखिए ये OH उपस्थित है, और अगर ये OH उपस्थित है तो आप इसे क्या कहेंगे? राइबोज कहेंगे। क्या कहोगे इसको आप? राइबोज, यानी कि RNA कहोगे। और ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना रहा हूँ, सेम यही बनता है, बस एक ही चीज़ का डिफरेंस होगा, बाकी वो का वो ही बनेगा। देखिए ये आ गया, फिर ये आ गया, ये लो, और ये आ गया, और ये आ गया। क्लियर है? इसके अंदर अब क्या होगा? ये है OH, इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा CH2OH। समझ में आई बात? नामकरण करेंगे तो वही 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब इसके अंदर आपको दिख गया होगा डिफरेंस कि यहाँ पर कोई OH नहीं है और यहाँ OH नहीं है, इसीलिए इसका जो नाम है वो क्या है? तो इसका नाम है 2-डीऑक्सी राइबोज। समझ में आ गई बात? क्लियर है? यानी ये जो डायग्राम है ये आपके DNA के अंदर पाया जाने वाले शर्करा का डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है? तो ये DNA के अंदर पाया जाने वाले शर्करा का डायग्राम है, और ये आपके RNA के अंदर पाए जाने वाले शर्करा का डायग्राम है। तो आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है क्या? अरे आपसे ये पूछा जा सकता है कि RNA के शर्करा का डायग्राम कौन सा वाला सही है और कौन सा वाला गलत है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके राइबोज के अंदर तो कार्बन 2 के ऊपर OH आएगा, जबकि आपका जो DNA वाला शर्करा होता है उसके अंदर कभी भी जो सेकंड कार्बन होगा वहाँ पर OH ग्रुप नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? तो ये है पेंटोज शर्करा दोनों का, और उसमें डिफरेंस क्या है वो भी बता दिया। नेक्स्ट अपने आ जाता है, अब वो आ जाता है आपके क्या? फॉस्फोरिक अम्ल। तो ये दूसरा फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है। चलिए फॉस्फोरिक अम्ल का जो डायग्राम बनेगा वो बना देते हैं। तो ये है हमारा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के इधर आ जाएगा OH और लेफ्ट में भी आ जाएगा OH, ऊपर लग जाएगा डबल बॉन्ड के साथ में O और नीचे लग जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ में OH। इसे कहा जाता है फॉस्फोरिक अम्ल। यही है फॉस्फोरिक अम्ल का डायग्राम, या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द फॉस्फोरिक अम्ल, तो आपको पता होगा तो आप डायरेक्ट टिक कर दोगे, नहीं तो फिर बैठे बैठे सोचते रहोगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? क्लियर है? चलिए तो अब बात करते हैं अपन आगे
तो अपन अपने थर्ड टर्म पर क्या थी, नाइट्रोजनी, नाइट्रोजनी सार, ठीक है, यानी कार्बनिक सार भी कहते हैं इनको, ऑर्गेनिक बेस भी कहा जाता है। अब ये जो नाइट्रोजनी सार है ये न्यूक्लिक अम्लों के अंदर या न्यूक्लिक अम्ल में दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार के पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। जो नाइट्रोजनी सार होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर दो प्रकार के होते हैं। सर दो प्रकार के, हाँ, पहला आपके आ जाता है वो होते हैं प्यूरिन प्रकार के। कैसे, प्यूरिन सार, क्लियर है, क्या कहा जाता है इनको, प्यूरिन सार कहा जाता है। और दूसरे आ जाते हैं पिरिडिन, ठीक है, ये आ गए पिरिडिन सार, क्लियर है। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर, न्यूक्लिक जो एसिड है दोस्तों उसके अंदर दो प्रकार के नाइट्रोजनी सार पाए जाते हैं, एक होता है प्यूरिन सार, एक होते हैं पिरिडिन सार। अब बात करते हैं प्यूरिन सार के बारे में। किसके बारे में, प्यूरिन सार के बारे में। तो प्यूरिन सार, प्यूरिन सार क्या होते हैं इसकी बात करते हैं। प्यूरिन सार जो होते हैं इनके अंदर जो नाइट्रोजनी सार होंगे उनमें प्यूरिन वलय होती है, इसलिए तो इनमें क्या होती है, प्यूरिन वलय, प्यूरिन वलय होती है। समझ में आ गई बात। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि प्यूरिन सार जो होते हैं उनके अंदर प्यूरिन वलय होती है। समझ में आ गई बात। इसके दो टाइप है इसके अंदर भी, प्यूरिन सार के अंदर, और उसमें पहला जो आता है वो आ जाता है एडिनिन। ये याद रखना, इससे क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा भी, और कई एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्यूरिन सार के अंदर कौन कौन से सार शामिल है। तो एक है एडिनिन और एक है ग्वानिन। समझ में आ गई बात। ग्वानिन को रिप्रेजेंट करोगे आप जी से, एडिनिन को रिप्रेजेंट आप करोगे ए से। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो प्यूरिन सार जो है उसके अंदर आपके क्या हो जाएगा, प्यूरिन सार के अंदर वलय होती है, कौन सी वाली, प्यूरिन वाली, और इसमें दो सार आते हैं, दो कौन कौन से, एडिनिन और ग्वानिन। अब ये दोनों के दोनों जो दोस्तों आपके प्यूरिन सार है वो नाइट्रोजन 9 के माध्यम से शर्करा का जो कार्बन 1 है उससे जुड़ते हैं। ये बात आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आप लिखेंगे कि दोनों प्यूरिन सार नाइट्रोजन 9 के द्वारा, इनका स्ट्रक्चर पूरा भी बताऊंगा, नाइट्रोजन 9 के द्वारा जो अपन ने शर्करा देखा था उस शर्करा का कार्बन 1 जो होता है उससे जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं, ये कार्बन फर्स्ट जो होता है उससे जुड़ते हैं। समझ में आ गई बात। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने टाइप की। तो नेक्स्ट कौन सा आ जाता है, देखिए ये जो है प्यूरिन सार हो गया, तो प्यूरिन के बाद अब आ जाएगा अपना पिरिडिन। तो आप लिखेंगे बी वाला टाइप, पिरिडिन सार। कौन सा सार, पिरिडिन सार। ठीक है सर, पिरिडिन सार की बात कर लेते हैं। तो ये जो पिरिडिन सार है, ये पिरिडिन सार के अंदर क्या होता है कि पिरिडिन ही वलय होती है। कैसी वलय होती है, पिरिमिडिन वलय होती है। तो आप लिख लीजिए
पिरिमिडिन, पिरिमिडिन वलय, पिरिमिडिन वलय होती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अरे क्लियर है बेटा, बताइए जल्दी से। तो आपको जो है अब ये समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लिक अम्ल के अंदर नाइट्रोजनी सार, नाइट्रोजनी सार के अंदर दो सार, प्यूरिन सार और आपका पिरिडिन सार। प्यूरिन सार के अंदर नाइट्रोजनी सारों में प्यूरिन वलय होगी और इसमें दो आते हैं एडिनिन और ग्वानिन, और ये नाइट्रोजन 9 के द्वारा शर्करा C1 से जुड़ते हैं। जबकि पिरिडिन सार के अंदर पिरिमिडिन वलय होगी और इसके अंदर 3 होंगे। कितने? इसके अंदर 3 प्रकार के सार पाए जाएंगे, जिसमें पहला आ जाएगा थाइमीन। कौन सा आएगा? थाइमीन। और इस थाइमीन को रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल T से। थाइमीन के बाद में आ जाएगा साइटोसिन। कौन सा आ जाएगा? साइटोसिन आ जाएगा। साइटोसिन को C से रिप्रेजेंट किया जाएगा और C आपके आ जाएगा यूरेसिल। कौन सा आ जाएगा? यूरेसिल, जिसे हम U से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पिरिडिन सार के अंदर कितने सार हैं? पिरिडिन सार के अंदर भी 3 है। एक है थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल, जिसे TCU से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट आ जाता है, और वो नोट पॉइंट क्या है कि जो DNA होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उनमें तो दोस्तों आपके पाया जाएगा थाइमीन। क्या? थाइमीन व साइटोसिन। क्या पाया जाएगा? DNA के अंदर तो थाइमीन व साइटोसिन व या एवं RNA में, RNA में क्या पाया जाएगा? तो RNA के अंदर पाया जाएगा थाइमीन व यूरेसिल। समझ में आ गई बात? थाइमीन और यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। समझ में आ गई बात? तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए कि आपका जो क्या है दोस्तों, नाइट्रोजनी सार है वो कितने प्रकार के हैं? तो नाइट्रोजनी सार 2 प्रकार के, प्यूरिन और पिरिडिन। प्यूरिन सार कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। क्यों? इनके अंदर प्यूरिन जो है वो वलय पाई जाती है और ये 2 प्रकार के हैं, एडिनिन और ग्वानिन। फिर ये जो पिरिडिन है, ये पिरिडिन सार के अंदर पिरिमिडिन वलय पाई जाती है, और थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये 3 सार इसके अंदर पाए जाते हैं। इन 3 में से थाइमीन यानी T और साइटोसिन यानी C, ये तो पाया जाएगा DNA में, जबकि RNA के अंदर थाइमीन और यूरेसिल पाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि थाइमीन, एडिनिन और ग्वानिन, ये 3 तो दोनों के अंदर, RNA और DNA दोनों में पाया जाएगा, लेकिन DNA के अंदर पाया जाएगा चौथा वाला साइटोसिन, जबकि आपके RNA में चौथा वाला होगा क्या? यूरेसिल। समझ में आ गई बात? और जितने भी हमारे प्यूरिन सार थे वो तो नाइट्रोजन के N9 के द्वारा शर्करा के C1 से जुड़ते थे, जबकि आपका जो ये वाले होंगे पिरिडिन सार होंगे। तो ये पिरिडिन सार जो है ये आप लिख लीजिए कि तीनों, ठीक है ना, तीनों पिरिडिन सार। तो आप अल्टीमेटली सीधा ये लिख लीजिए कि पिरिमिडिन सार, अरे एक सेकंड, ये क्या हो गया? अब लिखेंगे पिरिमिडिन सार नाइट्रोजन फर्स्ट के द्वारा, नाइट्रोजन फर्स्ट के द्वारा या इससे के द्वारा
शर्करा के C1 से जुड़ते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, क्या क्या याद रखना है सर? तो जो प्यूरिन होता है उसके अंदर तो N9 से जुड़ा होता है C1 शर्करा का, जबकि पिरिमिडिन सार के अंदर या पिरिडिन सार के अंदर क्या होगा, तो नाइट्रोजन फर्स्ट होगा शर्करा के कार्बन फर्स्ट से जुड़ने के लिए। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार का आपको अब जो है डाउट होगा। क्लियर है ना आप सभी लोगों के लिए? तो चलिए फिर बढ़ते हैं अब अपन आगे की ओर, बढ़े आगे की ओर। चलिए तो अब बात कर लेते हैं अपन आगे की ओर। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि जो आपका दोस्तों ये आरएनए और डीएनए है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वो आप लिख लीजिए। चलिए, तो ये सभी नोट पॉइंट है जो आपको स्पेशली याद रखने हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि मनुष्य के जो इंसुलिन होता है, लिख लीजिए, मनुष्यों में इंसुलिन, मनुष्यों में इंसुलिन 51 अमीनो अम्ल रखता है। कितने अमीनो अम्ल रखता है? 51। ठीक है, जो कि आपके 2 श्रृंखलाओं में होते हैं, 2 श्रृंखलाओं में होते हैं। एक श्रृंखला जो होती है ए में 20 और जो बी श्रृंखला है उसमें 31 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अरे समझ में आ गई ना बात? तो ये याद रखना है कि मनुष्य के इंसुलिन में 51 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, जिसमें से 2 श्रृंखलाएं होगी, एक में 20 होंगे, एक में 31 होंगे। दूसरा पॉइंट आप इसके अंदर लिखेंगे कि जो पैलिंड्रोमिक होता है उसके अंदर तो दूसरा पॉइंट क्या है? पैलिंड्रोमिक डीएनए, पैलिंड्रोमिक डीएनए ऐसा डीएनए है जिसमें न्यूक्लियोटाइड का ऑर्डर यानी क्रम समान होता है। ठीक है, पैलिंड्रोमिक जो डीएनए होते हैं, उन पैलिंड्रोमिक डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनका क्रम तो समान होता है, परंतु 2 स्ट्रैंड्स पर विपरीत होता है। ठीक है, होता है परंतु 2, ये केवल आपको याद रखना है, इसके अंदर जो है रिसर्च करने नहीं बैठना है कि ये स्ट्रेट्स कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, बस याद रखना है कि 2 स्ट्रेट्स पर क्या होगा? विपरीत होगा। ठीक है, पर विपरीत होता है। स्ट्रेट्स का मतलब है जो न्यूक्लियोटाइड होंगे, वो आपको पीछे बता दिया है कि भाई डीएनए वगैरह में जो है आपका देखा होगा कुंडलित जैसे आकार में होंगे, तो वहाँ पर सभी कुछ तो एक समान क्रम में चलेंगे, लेकिन 2 जगह पर ये विपरीत दिशाओं में होंगे। इस टाइप से ये कहना चाहता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। समझ में आ गई ना बात?
तो हमने दोस्तों बेसिकली जो है डीएनए और आरएनए के अंदर सब कुछ जो है लगभग पढ़ लिया है कि भाई डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, इनके अंदर जो पाए जाने वाले अलग अलग नाइट्रोजनी सार है वो ग्रुप में आपको याद रखना है कि भाई प्यूरिन सार जो है एडिनिन और ग्वानिन ए और जी वो तो दोनों में पाए जाएंगे, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो। फिर pyridine सार के अंदर भी थाइमिन जो है वो दोनों के अंदर पाया जाएगा। हाँ, अगर आपका क्या है दोस्तों साइटोसिन है तो आप कहोगे डीएनए है, अगर आपका यूरेसिल आ गया तो आप आरएनए कह दोगे। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है? तो ये सब चीज़ें आप समझ में आ चुकी होगी। अब अपन बात कर लेते हैं, एक छोटी सी और बात रह गई है, वो है आपका जो आरएनए होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आरएनए? आरएनए ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। और ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला आपके आ जाएगा mRNA यानी मैसेंजर आरएनए, या हम कह सकते हैं संदेशवाहक। ठीक है, संदेशवाहक आरएनए। फिर दूसरा आपके क्या आ जाता है? तो दूसरा आ जाता है टीआरएनए। टीआरएनए का मतलब क्या है? स्थानांतरण, ट्रांसफर। समझ में आ गई बात? स्थानांतरण आरएनए। और तीसरा आपके जो आता है वो आ जाता है आरआरएनए। और आरआरएनए का मतलब है राइबोसोमल आरएनए। समझ में आ गई बात, क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है? ये चीज़ याद रखेंगे। तो आरएनए कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों बेसिकली कि एक जो होगा वो संदेश का इधर उधर भेजेगा, यानी वो संदेशवाहक, तो mRNA। टीआरएनए यानी स्थानांतरण करेगा। और एक होगा आर, जिसे कहेंगे आप राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, हम इसको एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है, चलिए एक बार हम पहले जो है पूरा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे समझ आ जाए कि हम पढ़ क्या रहे थे। तो हम पढ़ रहे थे न्यूक्लिक अम्लों के बारे में। न्यूक्लिक अम्लों की खोज किसने करी थी? तो जी मिसलर ने इसकी खोज करी थी पीयूएस कोशिका के केंद्रक में। ये जो यौगिक है दोस्तों आनुवांशिक सूचनाओं को परिरक्षित करते हैं और जो कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का अनुलेखित और अनुवादित करते हैं। ये जैव बहुलक होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण से ये बनते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। इस बात की खोज किसने करी थी? तो अल्टमान ने इसकी खोज करी थी। 2 होते हैं, एक होता है डीएनए जिसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और एक होता है आरएनए। आरएनए का मतलब क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर हमने बात करी कि जो न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं उसके रूप में ये पाए जाते हैं। डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। आरएनए जो है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कुछ पादप विषाणु जैसे कि टीएमवी, पीलेमोजिक आपका जो विषाणु है, जंतु वायरस है, इन्फ्लुएंजा है, पोलियो वायरस है, इनके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, सच में आ गई बात? अरे समझ में आ गई बात? यह जंतु और पादप विषाणुओं में एकल सूत्रीय होता है, परंतु पादपों में द्विसूत्रीय नॉन हेलिकल यानी कि रियो विषाणु पाया जाता है। उनके अंदर ये न्यू हेलिकल होता है। जो रियो विषाणु है उसके अंदर ये कैसा होगा? द्विसूत्रीय होगा और आपका नॉन हेलिकल अकुंडलित होगा। Na जो है आपका न्यूक्लिक अम्ल जो होती है उसकी प्राथमिक संरचना क्या होगी? तो इसके अंदर शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी सार जो है वो जिस क्रम में जुड़े रहते हैं उसे ही हम कह देते हैं प्राथमिक संरचना। इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लिक अम्ल जो है, अरे जो आपका न्यूक्लिक अम्ल है उसको आप जैसे जल में डालोगे, जल अपघटित करवाओगे तो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होगा। न्यूक्लियोटाइड का जब गठन होगा तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक अम्ल 2 बनते हैं। फॉस्फोरिक अम्ल से तो बन जाएगा फॉस्फेट जो अपना अलग हो गया। न्यूक्लियोसाइड आगे जाकर वापस जल अपघटित होकर के शर्करा और नाइट्रोजनी सार बनाता है। जल अपघटन जो होता है उसके अंदर 3 प्रकार के यौगिक बनते हैं। कौन कौन से? तो 3 में पहला आ जाएगा आपके पेंटोज शर्करा या शर्करा कह सकते हैं। दूसरा आपके आ जाता है नाइट्रोजनी सार, और तीसरा आ जाता है, तीसरा कौन सा आ जाएगा आपके? फॉस्फेट। तो पहला है पेंटोज शर्करा,
जिसके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों में कार्बन 5 युक्त शर्करा पाई जाती है, यानी जो कार्बन है वो कितने होंगे, 5 होंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? क्लियर है। डीएनए के अंदर जो है वो क्या होगा, कौन सा शर्करा होगा, तो बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्लायाम डीऑक्सीराइबोज शर्करा, और आरएनए में क्या होगा, बीटा डी राइबोज शर्करा। जो कार्बन 2 है उसके ऊपर उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है उसी के बेस पर ये दोनों भिन्न हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है। तो अब इन दोनों का जो है स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने बना ही दिया है। आरएनए के अंदर क्या होगा कि जो कार्बन 2 होगा वहां पर OH ग्रुप लगा होगा, जबकि डीएनए में क्या होगा कि कार्बन 2 के ऊपर किसी प्रकार का कोई OH ग्रुप नहीं होगा। इन दोनों में जो कार्बन 1 है वहीं पर आकर के आपका जो अभी हम आगे देखेंगे क्या जुड़ने वाले हैं, पिरिडीन और प्यूरिन जो सार है वो जुड़ने वाले हैं। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं एज इट इज। फॉस्फोरिक अम्ल का स्ट्रक्चर याद रखेंगे, पी के साथ में 3 तो OH ग्रुप जुड़ेंगे और एक डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा। नाइट्रोजनी सार है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन सार, एक होते हैं पिरिडिन सार। प्यूरिन सार जो होते हैं वो प्यूरिन वलय वाले होते हैं, जिसके अंदर 2 प्रकार के आपके सार पाए जाएंगे, एडिनिन और ग्वानिन, ए और जी से रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि ये दोनों जो आपके हैं कौन कौन से, एडिनिन और ग्वानिन, ये N9 के द्वारा C1 से जो शर्करा है उसके C1 के साथ में जुड़ जाएंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है। फिर आपका पिरिडिन सार जो है वो 3 प्रकार का होता है, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, TCU। ठीक, इसके अंदर पिरिमिडिन वलय होती है। क्लियर है, समझ में आ गई बात? तो आपका जो अब डीएनए होगा उसके अंदर तो थाइमिन और साइटोसिन पाया जाएगा, जबकि आरएनए में आपका थाइमिन और यूरेसिल पाया जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डीएनए होता है, आप यहाँ याद रखने के लिए ये लिख सकते हैं डायरेक्ट कि जो डीएनए होगा उसके अंदर क्या पाया जाएगा, तो ए और जी तो दोनों में पाया जाएगा और टी भी दोनों में पाया जाएगा, यानी कि AGT तो तीनों में पाया जाएगा ही। ठीक है, AGT तो तीनों में पाया जाएगा ही, लेकिन इसमें साथ में आ जाता है C यानी AGTC, और आपका RNA जो होगा उसके अंदर क्या होगा, तो AGTU। समझ में आ गई बात? AGTU। तो आरएनए के अंदर तो पाया जाएगा AGTU और डीएनए के अंदर होगा AGTC। समझ में आ गई बात? क्लियर है। पिरिमिडिन के अंदर क्या होगा, जैसा कि प्यूरिन में हो रहा था कि जो है आपका सार जो 9 वाला था N9 से होकर के जुड़ रहा था C1 से, लेकिन जब आरएनए की बात आ जाती है तो आपके जो पिरिमिडिन सार की बात आ जाती है, जो 3 है थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, वो N1 यानी नाइट्रोजन 1 के द्वारा शर्करा के कार्बन 1 से जुड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे बात आ जाती है कि मनुष्य के इंसुलिन में 51 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें से 20 होते हैं A टाइप के और 31 होते हैं B टाइप के। पॉलिंड्रोमिक जो डीएनए होता है वो ऐसा डीएनए होता है जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड का जो ऑर्डर होगा वो सेम होता है, बस 2 जगह पर ये विपरीत हो जाता है। आरएनए जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, वो आपका आ जाएगा पहला संदेशवाहक आरएनए या mRNA मैसेंजर आरएनए, एक हो जाएगा ट्रांसफर आरएनए यानी कि स्थानांतरण आरएनए, और तीसरा हो जाएगा rRNA यानी राइबोसोमल आरएनए। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए नेक्स्ट, अब बात आ जाती है आपके तो डीएनए का स्ट्रक्चर आखिर होता कैसा है उसकी। तो ये है आपका डीएनए का स्ट्रक्चर, और डीएनए के स्ट्रक्चर के साथ साथ इसमें पाए जाने वाले ये है आपके क्या, देखो ये जो इस कलर में दिखाए गए ना रेड टाइप के, ये रहा, तो ये रेड टाइप में क्या है आपका एडिनिन है। क्या है? एडिनिन है, ए है। ठीक, फिर आपका जो ये इस टाइप का है ना, ये आपके क्या है, तो ये ग्वानिन है। ठीक है, ग्वानिन है जिसका स्ट्रक्चर ये रहा। ये आपको PDF नोट्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप अच्छे से और क्लियर कर पाओगे। फिर ये जो है आपका देखो ये वापस वही आ जाएगा, और ये जो ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाला क्या है, थाइमीन है। तो AG और T तो सभी में पाया जाएगा, चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए हो। लास्ट का बचा साइटोसिन, जो कि ये रहा, जिसका कलर कैसा है, लाइट स्काई है, मतलब स्काई कलर में ही मान सकते हो आप, लाइट स्काई है लेकिन। तो ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर है और ये हो जाएगा C।
ए का स्ट्रक्चर, जी का स्ट्रक्चर, टी का स्ट्रक्चर और सी का स्ट्रक्चर भी आपके डीएनए स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। यह आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर मिल जाता है, जैसे मुझे मिला था edutjar एक .in वेबसाइट है जो इसके ऊपर भी है, और हम इनको पूरा क्रेडिट देते हैं कि भाई इन्होंने हमें जो है डायग्राम अवेलेबल करवाया है, क्योंकि देखो क्रेडिट देना जरूरी है भाई, कोई मेहनत करी है उन्होंने अपने लिए तो भाई अपन को भी क्रेडिट देना चाहिए। तो ये edutjar एक .in वेबसाइट है जहाँ से आप इस टाइप के डायग्राम देख सकते हैं, तो आपको जो है आपको और अच्छे से फील आ जाएगा कि कैसे ये जुड़ा हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनता होगा। देखो इधर क्या है, ये सी है, यानी ये सी के साथ ऐसे पहले ए जुड़ा, फिर नीचे आए तो वापस देखो सी के साथ में, सॉरी ये कौन सा है, गुआनिन है, यानी सी जी है, वही मैं सोचूं ए कहाँ से आ गया, तो ये आ जाएगा सी और फिर ये जी, फिर नीचे आओगे तो आपके आ जाएगा क्या, टी और ए, फिर वापस से जो है ऑर्डर चेंज हो जाएगा, अब हो जाएगा जी और सी, और नीचे वाला भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा और ए और टी हो जाएगा। यानी ये चलता रहेगा, क्या चलता रहेगा, पहले सी जी फिर ए टी, फिर सी जी फिर वापस से टी ए, इस टाइप से, ठीक है। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। एक होता है इधर पहले, ये सपोज करिए, ये देखिए मैं और अच्छे से क्लियर करता हूँ इसको, डायग्राम, एक सेकेंड कहीं नहीं जाएगा, कहीं कुछ नहीं जाने वाला, सब इधर ही है। तो ये इनके डायग्राम है, और यहाँ आप देखिए ये क्या है, गुआनिन है जी, और ये कलर स्काई ब्लू किसका था, साइटोसिन का, यानी सी और जी जुड़े। फिर ये देखो रेड किसका है, एडेनिन का, और ये ग्रीन थोड़ा सा किसका है, थाइमिन का। तो सी जी फिर टी ए, फिर इधर देखोगे तो देखो उल्टा ऑर्डर हो गया, इधर आ गया सी, इधर आ गया जी, इधर हो गया ए, इधर हो गया टी। तो ये ऑर्डर चेंज होगा, अल्टरनेट ऐसे से ऐसे चलता रहेगा। आगे आओगे देखो वापस से यहाँ क्या हो जाएगा, ये किसका है, सी, इधर क्या है, जी, इधर आओगे तो ये क्या है, ए, ये क्या है, टी। अब वापस चेंज हो जाएगा, इधर आते ही देखो वापस से बन जाएगा आपका, ये क्या है, सी, इधर आ जाएगा जी, इधर आ जाएगा टी, इधर आ जाएगा ए। तो ये ऑर्डर जो है एक्सचेंज होता रहेगा। अगर आप एटोमेटिकली एटम्स के रूप में देखोगे तो इस टाइप के ये डायग्राम होते हैं। ये एडेनिन का डायग्राम है, ये गुआनिन का है, ये थाइमिन का है, ये साइटोसिन का है। और अगर आप ऐसे फॉर्मूलों में देखेंगे तो ये दिख रहा होगा आपको शायद, जैसे फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, साइटोसिन का क्या दे रखा है, तो साइटोसिन इस प्रकार से दे रखा है। यह आपको 12th क्लास की NCERTs के अंदर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो जो लोग कह रहे थे ना कि सर आप हमें केवल 10th तक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आगे की जो है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ, तो आपको फिर टेंशन लेना ही क्यों, इसलिए। तो ये 11th-12th की NCERTs के अंदर जो केमिस्ट्री की NCERT है ऑर्गेनिक, उसके अंदर ये मिल जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, साइटोसिन का। इसी प्रकार से ये थाइमिन का है, ये गुआनिन का है, ये एडेनिन का है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर ये समझ में आ गई ना बात आपको, तो आज हमने पढ़ लिया दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, और न्यूक्लिक अम्ल के बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिया है। इससे ज़्यादा आपको न्यूक्लिक अम्ल के बारे में कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा तब और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम जैसा कि अभी PYQ की बुक आपके लिए तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके जितने भी 2011 में, 13 में, 18 में जितने भी शिफ्ट में और जितने भी पेपर हुए हैं, उन सभी को इंक्लूड करते हुए उनके साथ साथ जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, उनसे बनने वाले जो क्वेश्चंस है वो भी हम आप लोगों के लिए उसी बुक के अंदर लगभग जो है 1000 क्वेश्चन का PDF तैयार कर रहे हैं, और उसमें साथ में ट्रिक वगैरह सब ऐड करते एक बढ़िया सी बुक तैयार करने की सोची है। ठीक है, तो उसमें आपका सपोर्ट कितना रहता है उसी पर डिपेंड करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोज़ को पहुँचाएँ ताकि लोगों को पता चले कि कंटेंट किस प्रकार का और कैसा बेस्ट कंटेंट आपको फ्री में दिया जा रहा है। धन्यवाद, आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।